हेलो एवरीवन, दिस इज अंकिता अवस्थी। वेलकम टू माय चैनल अंकिताज विजन्स। तो बच्चों, जैसा कि आप सभी को पता होगा कि मैंने आपको 50 क्वेश्चंस की सीरीज पहले प्रोवाइड कर दी, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे, जो बेसिकली आपके उसमें से कुछ क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। और ये हमारी नेक्स्ट 50 क्वेश्चन की सीरीज है, जिसको हम बहुत अच्छे से समझेंगे और हर एक क्वेश्चन को उनकी व्याख्या मतलब उनके सोल्यूशन के साथ में बहुत अच्छी तरह से समझेंगे। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। और जैसा कि आपको मैंने बताया है, हमारे पास टेलीग्राम चैनल है अगर आपको ये नोट्स चाहिए। और अभी धीरे धीरे हम छोटे छोटे नोट्स के द्वारा आपको हम प्रॉपर तरह से कुछ कुछ टॉपिक को क्लियर करेंगे, जिन टॉपिक से बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अगर आप देखोगे तो प्रेगनेंसी से रिलेटेड, जेनेटिक से रिलेटेड, तीसरा जो आपका डिजीज़ है मतलब जो बीमारियां हैं उनसे रिलेटेड आपके बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जो कि आपको कहीं ना कहीं कंफ्यूज कर देते हैं। तो उनके लिए मैं आपको प्रॉपर तरह से एक जो नोट्स है ना वो प्रोवाइड करने वाली हूँ। बस थोड़ा सा इंतजार करो, क्योंकि उसको मैं हैंड रिटन बना रही हूँ। तो उनको ही देख देख के मैं आपको पूरी तरह से एक्सप्लेन करूंगी और अच्छे से समझा दूंगी। तो आप उसके लिए बिल्कुल टेंशन मत लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जैसा कि मैंने बोला है कि गारंटी मेरी है, आपको एएनएम बना के ही छोड़ूंगी। ओके। और पहले कई सारी दीदी लोग थी, बेसिकली मैं छोटी हूँ, और जो नर्सेस थी वो भी अभी आज एएनएम बन के बैठी हुई हैं। तो मैं भी चाहती हूँ कि आप अगर देख रहे हो तो आप ज़रूर से अपने मोटिवेटेड रहो, और आप बस जो जो मैं देती रहती हूँ, जो वीडियोस प्रोवाइड करती हूँ, उन वीडियोस को ज़रूर से देखते रहो। बहुत अच्छे से एक्सप्लेनेशन के साथ में बताती हूँ आपको, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चन है मैं डायरेक्टली आंसर नहीं बताऊंगी, मैं पूरी तरह से आपको एक्सप्लेनेशन भी देने वाली हूँ, ठीक है। तो 51 क्वेश्चन बोल रहा है कि गर्भकालीन मधुमेह वाली गर्भवती महिला में कौन से लक्षण दिखाई दे सकते हैं। अगर गर्भकालीन मतलब अगर गर्भवती महिला है और उसको डायबिटीज़ है, डायबिटीज़ में मतलब जब बहुत ज़्यादा शुगर हो जाना। डायबिटिक मतलब होता है जब पूरा जो शरीर है वो, जैसे खली, आपने सुना है खली, जिसकी बहुत बॉडी शॉडी है, बहुत लंबा चौड़ा दिखता है। तो मतलब पूरा जो वोमेन है वो भी थोड़ी वैसी, और जो बच्चा होगा कुछ वैसा ही दिखता है। सो बेसिकली जो भ्रूण है वो बहुत अधिक वजन हो जाता है, क्योंकि इस टाइम पे ना जो शरीर है, गर्भवती महिला का शरीर काफ़ी वजन हो जाता है। मतलब बेसिकली अगर बात करोगे तो 4 से 5 किलो वजन बहुत बढ़ जाता है, मधुमेह होने के कारण, डायबिटीज़ होने के कारण, ठीक है। नेक्स्ट है कि कौन सा एक स्कूल स्वास्थ्य सेवा का पहलू नहीं है। मतलब यहाँ पे ऐसी कौन सी चीज़ है जो कि स्वास्थ्य सेवा में नहीं फिट बैठती है, मतलब जो शामिल नहीं है। तो देखो, स्कूली बच्चों और स्कूली कर्मियों का स्वास्थ्य मूल्यांकन ये तो ज़रूरी है, क्योंकि बच्चे ही पढ़ते हैं, मेन बच्चों के लिए है। कर्मचारी लोग हैं उनका भी स्वास्थ्य अच्छे से होना चाहिए, और जो स्कूल का वातावरण है उस वो भी स्वस्थ होना चाहिए। पोषण सेवाएं भी होनी चाहिए स्कूल में। बोला गया क्या नहीं है। किशोर प्रजनन, अब देखो वहां पे किशोर प्रजनन, हम रिप्रोडक्शन थोड़ी ना करने लग जाएंगे। प्रजनन मतलब नए बच्चों को जन्म देना, तो और स्वास्थ्य के लिए सेवा, तो ये चीज़ ठीक है, लेकिन किशोर प्रजनन नहीं करेंगे तो ये चीज़ इसमें फिट नहीं बैठती है। नेक्स्ट है कि स्कूल स्वास्थ्य कार्यक्रम के तहत पोषण सेवा का एक हिस्सा है। तो इसमें कौन सा पोषण सेवा का मतलब न्यूट्रिशन, जो बच्चों को न्यूट्रिशन दी जाती है, वो न्यूट्रिशन के लिए जिसमें बहुत पौष्टिक पदार्थ होते हैं, खाना पीना जैसे कि, तो उसके लिए यहाँ पे कौन सा एक हिस्सा है ये आपको बताना है। तो देखिए लिखा हुआ है कि पर्यावरणीय स्वास्थ्य। अब यहाँ पे बोला गया है न्यूट्रिशन, तो न्यूट्रिशन मतलब खाने से होगा। तो पर्यावरणीय स्वास्थ्य तो हमारे एक बिहेवियर में चेंज लाएगा, मतलब हमारे स्वभाव में चेंज लाएगा। व्यक्तिगत स्वच्छता में भी एक अपने आप में वो आएगा, पर्सनल हाइजीन की, अपने आप साफ सफाई रखो, बीमारी ना हो। लेकिन यहाँ पोषण लिखा हुआ है ना, मतलब न्यूट्रिशन खाने वाली चीज हो गई। लिखा हुआ है प्राथमिक चिकित्सा के लिए शिक्षक का प्रशिक्षण, नहीं लिखा। विद्यालय में मिड डे मील, मिड डे मील अगर होगा ना तो पोषण सेवा जो है वो एक बहुत अच्छी तरह से चल सकती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 54 हमारा कहता है कि स्कूल स्वास्थ्य समिति के अनुसार नर्सरी और माध्यमिक विद्यालयों को सबसे अधिक प्राथमिकता कैसे दी जानी चाहिए। मतलब जो ये आपकी प्राथमिकता है वो कितने नंबर पे दी जानी चाहिए। तो एकल मंजिले पे दी जानी चाहिए, मतलब सबसे पहले हम उसको ही प्रियोरिटी पे रखेंगे, हम उसको ही सिंगल स्टोरी पे रखेंगे। नेक्स्ट, एक चिकित्सा अधिकारी को प्रतिवर्ष कितने बच्चों को स्कूल स्वास्थ्य कार्यक्रम के तहत कवर करना चाहिए। ये चीज़ अगर आपको नहीं पता है तो मैं बता देती हूँ कि हर साल जो 5,000 से 6,000 ये स्कूल स्वास्थ्य कार्यक्रम के तहत इतने जो चिकित्सा अधिकारी हैं, इनको इतने बच्चों को जो ये कार्यक्रम चलता है इसके तहत कवर करना चाहिए, ठीक है। 5,000 से 6,000। स्तनपान के प्रति
जागरूकता पैदा करने के लिए स्तनपान सप्ताह कब मनाया जाता है? मतलब स्तनपान सप्ताह का जो डे है, वो डे किस दिन मनाया जाता है? तो जब आपका अगस्त होता है ना, अगस्त का जो पहला सप्ताह होता है, उसी टाइम पे ये स्तनपान का ये सप्ताह मनाया जाता है, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि जब शिशु बिना किसी अतिरिक्त भोजन या पेय के केवल माँ का दूध प्राप्त करता है, यहाँ तक कि पानी भी नहीं, तो किस शब्द का प्रयोग किया जाता है, इसके बारे में आप समझ लो। तो यहाँ पे विशेष अनन्य स्तनपात मतलब ब्रेस्ट फीडिंग का उपयोग किया जाता है। ब्रेस्ट फीडिंग का उपयोग किया जाता है, इस शब्द को यूज किया जाता है, ब्रेस्ट फीडिंग। नेक्स्ट लिखा हुआ है स्तनपान के फायदों में से कौन सा नहीं है, मतलब जो आपका ब्रेस्ट फीडिंग होता है उसका एडवांटेज में कौन सा नहीं है, ये आपको बताना है। तो देखो यहाँ पे लिखा हुआ है संक्रमण से बचाता है, बिल्कुल सही बात। माँ का दूध बोलते हैं बहुत पौष्टिक होता है, हर एक चीज से लड़ता है, स्नेह बंधन और विकास में भी मदद करता है, नई गर्भावस्था में देरी में मदद करता है, कृत्रिम पोषण से अधिक महंगा है। अच्छा ये बताओ माँ का दूध महंगा होगा? बिल्कुल भी नहीं, कैसे हो सकता है, बहुत ही सस्ता है। निम्नलिखित में से बच्चे को, देखो सस्ता में ऑफेंड मत हो जाना, सस्ता मतलब आपको मेहनत करनी पड़ती है, आपको खाना पीना, अपने शरीर को स्वस्थ रखना पड़ेगा अपने बच्चे को स्वस्थ रखने के लिए, स्तनपान कराने के लिए। अगर स्तनपान का हम सही तरीका पूछें कि कौन सा सही तरीका है कि बच्चे को हम किस तरह से रख के स्तनपान कराना चाहिए, तो उसके पूरे शरीर को हम सहारा देंगे, उसके पूरे शरीर को सहारा देकर हम बच्चे को पकड़ेंगे, हम उस हिसाब से उसको अच्छे से सहारा दे करके स्तनपान कराएंगे। लिखा हुआ है कि सिरिंज का वह भाग जहां सुई सिरिंज के साथ फिट होती है, मतलब जो ये सिरिंज लगी हुई है और ये जो सिरिंज का ये भाग होता है और फिर उसके बाद ये पीछे ऐसे लगा होता है, तो ये बोला गया कि सिरिंज का वह भाग जहां पर जो सिरिंज है वो फिट होती है, उसको हम क्या बोलते हैं? उसको बेटा हम बिल्कुल, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस तरह के क्वेश्चंस जो हैं ये आपके बहुत आराम से पूछे जा सकते हैं, तो याद रखना, ठीक है? तो उसको हम बोलते हैं बैरल, सॉरी बैरल नहीं, उसको हम बोलते हैं नोजल। आई एम सो सॉरी, गलती से टिक हो गया। तो उसको हम बोलते हैं नोजल। जो ये यहाँ पे अटैच्ड होता है उसको हम बोलते हैं नोजल। जो नोजल है बेसिकली वो हमारा जो सुई है और जो हमारा ये जो सिरिंज है बेसिकली, और जो हमारा ये सिरिंज का जो आधा भाग होता है उसका पूरी तरह से हम बोल सकते हैं जो कनेक्शन होता है वो नोजल कनेक्शन होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना, ठीक है? और भी मैं बता दे रही हूँ कि यहाँ पे अगर आपसे जैसे इन केस पूछ लिया जाता है कि आपका यहाँ पे ये जो हब है वो क्या है, निडल कहाँ है, बैरल जो है एग्जैक्टली क्या है, प्लगर कहाँ है, तो देखिए ये जो होता है ना ये होता है प्लगर, ठीक है? ये प्लगर हो गया। अब बैरल की अगर बात करें तो बैरल ये पूरा चीज़ होता है, जो इसका ये बीच में होता है ना, ये पूरा चीज़ बैरल होता है। नोजल ये होता है। और अगर हम बात करेंगे ना पिस्टन की, तो जो यहाँ पे ये काला काला होता है ना, इसके बीच में जो ये काला काला, उसको हम पिस्टन बोलते हैं, ठीक है? समझ आ गया? अब हम बात करते हैं कि कोलेस्ट्रम के बाद आने वाले स्तन के दूध को क्या कहते हैं। तो कोलेस्ट्रम के बाद जो दूध आता है बेटा उसको हम बोलते हैं अवस्था परिवर्तन कालिक दूध, उसको चेंज नहीं किया जा सकता है, अवस्था परिवर्तन कालिक दूध बोलते हैं उसको, ठीक है? चलिए, इंपॉर्टेंट था, थोड़ा सा याद रखिएगा, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। 62 नंबर पे आ जाते हैं। 62 नंबर में बोला गया है कि यदि दवा को जीभ के नीचे रखा जाए तो उस मार्ग को क्या कहते हैं। मतलब अगर दवा जो है वो जस्ट जिह्वा के नीचे रखा जाए तो उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम अधोजिह्वा या फिर सबलिंगुअल बोलते हैं। इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा याद रखिएगा। बेसिकली क्या होता है, जब डायबिटिक पेशेंट होता है, ठीक है, अगर मतलब अनकॉन्शियस हो गया, मतलब जैसे बहुत ज़्यादा उसको डायबिटीज़ बढ़ गई, तो उसको क्या बेसिकली किया जाता है, उसके जस्ट टंग के नीचे वाले पोर्शन पे ना ग्लूकोज रख देते हैं, ग्लूकोज रख देते हैं। ग्लूकोज रखने से क्या होगा? ग्लूकोज रखने से जो उसको एकदम से अटैक आ रहा है ना वो थोड़ा सा रुक जाएगा। दवाई देने से पहले कितनी बार उसकी जांच करी जानी चाहिए बेटा? बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, एटलीस्ट 3 बार तो उसकी जांच करनी ही चाहिए। बुखार के लिए कौन सी दवाई का यूज़ होता है? देखो पैरासीटामॉल इसमें आया तो पैरासीटामॉल। सिट्रजिन गले के लिए यूज़ होती है, और यहाँ पे खुद से देख लो, रेनिड्रिन आपके जो भी अगर स्किन की कोई प्रॉब्लम है या गले में कोई प्रॉब्लम, मेट्रोजेल पेट दर्द के लिए, तो यहीं से आपका क्लियर हो गया। बोला गया है अधस्त्वचीय इंजेक्शन देते समय सुई का त्वचा से कितना कोण, जैसे कि मान लिया कि ये आपका हाथ है, ठीक है, तो ये जो सुई लगाई जा रही है ये सुई का कैसे खड़ा करोगे, सुई को किस तरह
से, ऐसे सीधा-सीधा लगाओगे या बिल्कुल ऐसे लगाओगे या ऐसे साइड से लगाओगे या ऐसे लेट के लगाओगे, है ना? तो ये इसके बीच का जो डिफ़रेंस है, जो मतलब ये जो कोण बन रहा है, जो यहाँ पे एंगल बन रहा है, तो ये एंगल कितने डिग्री का होना चाहिए? ये 45 डिग्री का होना चाहिए, तब अच्छी तरह से सुई लग सकती है। उल्टी का इलाज करने वाली दवा के समूह को क्या कहते हैं? जब भी उल्टी की बात आए तो एमिटिक वर्ड को याद रखना। एमिटिक वर्ड को याद रखना है। एमिटिक वर्ड से ही आप उल्टी याद रख सकते हो, क्योंकि आपको एमिएशन बोला जाता है कि अगर आपको एमिएशन फील हो रहा है मतलब उल्टी फील हो रही है। मूत्र की बारंबारता को बढ़ाने के लिए प्रयोग की जाने वाली औषधियों के समूह को क्या कहते हैं? मतलब कि अगर मूत्र की बारंबारता मतलब बार बार चीज़ें करनी है तो क्या बोलते हैं उसको? मूत्रवर्धक। इंपॉर्टेंट है, थोड़ा इसको आप नोट डाउन भी कर लेना। कौन सा प्राथमिक चिकित्सिका एक बात मैं बताना चाहती हूँ यहाँ पे कि अगर आपको मेरे साथ जूम मीटिंग में अटैच होना है, मैं वहाँ पे आपको पूरी तरह से क्लासेस प्रोवाइड करती हूँ 1 घंटे में। तो अगर आपको अटैच होना है तो आप ऐड हो सकते हैं, हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। वहाँ पे मैं आपको बता दूँगी कि कैसे क्या होगा। मैं आपको वहाँ पे आपको अपने जो व्हाट्सएप चैनल है वहाँ ग्रुप जो है वहाँ पे ऐड कर दूँगी। आपको इन केस क्लास ज्वाइन करनी है तो आप वहाँ पे आकर के क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं। हर दिन हमारी क्लास, वैसे जो शेड्यूल अगर किसी दिन चेंज होना होता है तो मैं वहाँ बता देती हूँ, लेकिन अगर ऐसा होता है कि हाँ कंटिन्यू चल रही है तो मैं शाम में 7 बजे से 8 बजे तक क्लास लेती हूँ। कभी कभार अगर आपको कहीं इमरजेंसी या कुछ हो गया तो उसके अकॉर्डिंग हम क्लास का टाइमिंग चेंज भी कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। तो अगर आप इंटरेस्टेड हो तो कमेंट में कमेंट करिएगा। 68 में बोला गया कौन सा प्राथमिक चिकित्सा के उद्देश्यों में से एक नहीं है? एक नहीं है, इंपॉर्टेंट है, एक नहीं है। उपचार को लंबा कोई नहीं करना चाहेगा, है ना? जब आप ये सारे पढ़ोगे ना तो खुद ही समझ आ जाएगा, ये वाला बिल्कुल सही है कि उपचार को कोई लंबा नहीं करना चाहेगा। ठीक है, तो वहीं लिखा हुआ है। आमतौर पर कोहनी और टखनों, टखनों का मतलब समझ रहे हो क्या होता है? अच्छा, कोई एक बार टखन जो है जरा बताइएगा कि क्या होता है? टखन का मतलब क्या होता है? जो ये पैर होता है ना, पैर में जो ये साइड में ऊपर उभरा-उभरा नहीं निकला होता, उसको हम टखन बोलते हैं, ठीक है? तो बंधी हुई पट्टियों को क्या कहते हैं? जो वहाँ पे बंधा होता है ना, उसको हम क्या बोलते हैं? फिंगर ऑफ एट, ये याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। नुकीले उपकरणों से लगने वाले घाव को हमेशा हम छिद्रित घाव बोलते हैं। क्या बोलते हैं? छिद्रित घाव। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जन्म से 1 वर्ष की आयु तक के बच्चों को क्या कहा जाता है? जैसे जन्म लेता है बच्चा तो उसको 1 वर्ष तक का क्या बोला जाता है? तो उसको हम क्या नियोटिन बोलते हैं, या फिर हम नवजात बोलते हैं, या टोडलर बोलते हैं, या फिर शिशु बोलते हैं? तो उसको हम शिशु बोलते हैं। नवजात जब बच्चा पैदा होकर के 6 महीने तक का होता है, और उसके बाद जब आपका 1 साल का होता है उसको हम शिशु बोलते हैं, 1 साल तक के, ठीक है? बच्चे को डूबने से बचाने के लिए घर पर क्या करना चाहिए? क्या बच्चे के पास पानी भर के रख देना चाहिए, या स्टान टब खोल देना चाहिए, या फिर घर में पानी की टंकी को खुला छोड़ देना चाहिए? ये तो तीनों साफ साफ गलत है। तो सभी जल भंडारण वाले स्थान को अच्छे से बंद कर देना चाहिए या ढक के रखना चाहिए। रूल ऑफ 9 के अनुसार प्राइवेट पार्ट को कितना % आवंटित किया जाता है? इंपॉर्टेंट। तो प्राइवेट पार्ट को 1% अलॉट मतलब आवंटित किया जाता है। कौन सा कारक बच्चे की वृद्धि और विकास में महत्वपूर्ण भूमिका नहीं निभाता है? नहीं, देखो पर्यावरण ही निभाता है। पोषण तत्व तो नहीं खाओगे, वृद्धि नहीं होगी। आनुवंशिकता, देखो सिंपल सी चीज़ है, आनुवंशिकता निभाएगा क्योंकि आपके पापा मम्मी से आता है। पिता का स्वास्थ्य कोई मैटर नहीं करता, पिता का स्वास्थ्य मैटर नहीं करेगा, पिता का स्वास्थ्य के अकॉर्डिंग आपकी तबीयत नहीं खराब होगी, है ना? बोला गया है बच्चे में अग्र फॉन्टानेल कब बंद होता है? मतलब कि जो अग्र फॉन्टानेल, जो ये आपके बच्चे के सर के ऊपर जो पपड़ी नहीं जमने लगती, उसको हम बोलते हैं अग्र फॉन्टानेल। तो ये अग्र फॉन्टानेल कब बंद होने लगता है? तो जब आपका 12 से 18 महीने होता है, ठीक है? एक बार याद रख लीजिएगा कि 12 से, ये सप्ताह है, हाँ 12 से 18 महीने, 12 से 18 महीने के बाद ये बंद हो जाता है। अगर नहीं बंद होता तो आपको डॉक्टर को दिखाना पड़ता है। आमतौर पर किस उम्र में एक बच्चे का वजन 3 से 3.5 किलोग्राम होता है और उसकी ऊंचाई 48 से 50 सेंटीमीटर होती है? तो ये याद रखिएगा, ये 1 महीने का बच्चे का उम्र होता है, ठीक है? आंत और मूत्राशय प्रशिक्षण के लिए उपयुक्त आयु कौन सी है? मतलब आंत और मतलब बाउल और ब्लैडर की अगर प्रशिक्षण किया जाए उसके लिए आपकी मेन उपयुक्त आयु क्या है? 1 से 1.5 साल।
याद रखना 1 से 1.5 साल। एरिक्शन क्या कहते हैं कि किस उम्र में बच्चे को शर्म और संविदा मतलब जो संदेह है वो पैदा होने लग जाता है। तो ये एरिक्शन ने बोला कि जब वो बचपन में ही होता है, मतलब 1 से 3 साल के ही अंदर उसके अंदर शंका और संदेह मतलब शर्म पैदा होने लग जाती है। ठीक है। किस उम्र में बच्चे को अहंकार का विकास होता है, मतलब जो बच्चे का अहंकार है उसका विकास किस उम्र में होता है? तो उसका विकास होता है हमारा 3 से 6 साल की उम्र में। कब? 3 से 6 साल की उम्र में। इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा याद रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा स्वास्थ्य का व्यवहारात्मक निर्धारक है? मतलब कौन सा व्यवहारात्मक मतलब कि जो बिहेवियर है, बिहेवियर वाली चीज़ें आनुवंशिकता से आती हैं। ठीक है। मतलब आपका जो स्वभाव है, संस्कार है, वो कहाँ से आते हैं? आपके पापा मम्मी से। निम्नलिखित में से कौन सा स्वास्थ्य निर्धारक के रूप में स्वास्थ्य देखभाल वितरण प्रणाली का पहलू है? वितरण प्रणाली का पहलू है। तो प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल जो है वो वितरण प्रणाली, जो स्वास्थ्य वितरण प्रणाली है उसका पहलू है। गैर संचारी मतलब जो आपके कांटेक्ट से बीमारी ना होती हो वो कौन सी है? कुष्ठ रोग हो जाता है, तपेदिक हो जाता है, हैजा हो जाता है, कैंसर नहीं होता है भैया। कैंसर हमारे बोलने चालने से थोड़ी ना होता है ना। लिखा हुआ है कि एक सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र द्वारा कितने प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों को कवर किया जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एक सामुदायिक केंद्र जो है उसके द्वारा हमेशा 6 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों को कवर किया जाता है। 5M मतलब जो ये वर्गीकरण किया गया है, जनसंख्या वृद्धि वर्गीकरण, उसमें जो 5 मेन जो पॉइंट्स हैं वो कौन कौन से हैं, इसको ध्यान रखना है। एक तो मातृत्व, विवाह, मृत्यु दर, गतिशीलता, प्रवासन। मतलब ये आपकी जनसंख्या वृद्धि की वर्गीकरण के लिए बोला गया है। नेक्स्ट लिखा हुआ है कि सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी किस केंद्र पर काम करता है? तो सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी जो है वो हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर पे काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र द्वारा कितनी आबादी को कवर किया जाता है? तो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र द्वारा जो आबादी हमारी है 30,000, उस 30,000 आबादी को कवर करने का लक्ष्य है। गर्भवती महिला के घर की प्रथम विजिट के दौरान एएनएम को क्या करना चाहिए? एएनएम को हमेशा ममता क्लिनिक संचालित करना चाहिए। इससे क्या होगा? इससे उसकी अच्छे से देखभाल हो सकती है। WHO का मतलब होता है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। तो ये वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो है बेसिकली यहाँ पे हमारे स्वास्थ्य की सारी चीज़ों को देखा जाता है। इसका मुख्यालय पूछा गया, मतलब हेडक्वार्टर कहाँ है? न्यू दिल्ली में। ठीक है। वैसे मेन जो वर्ल्ड की अगर बात करेंगे तो वो तो जिनेवा में है। ठीक है। लेकिन जो यहाँ इसकी बात करेंगे तो ये न्यू दिल्ली में है, लेकिन ज़्यादातर आप न्यू दिल्ली ही पूछा जाता है तो वही लगा के आना। लिखा है यूनिसेफ द्वारा मातृ और शिशु स्वास्थ्य देखभाल के लिए कौन सा कार्यक्रम बनाया गया है? जो मम्मी और जो ये बच्चे हैं इनके द्वारा यूनिसेफ द्वारा इनके लिए यूनिसेफ मतलब होता है यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रन फंड। यहाँ पे क्या बनाया गया? गोभी। गोभी। गोभी का मतलब समझ रहे हो? गोभी का मतलब बेसिकली, गोभी सबसे पहले तो याद रखना कि गोभी का मतलब होता है ग्रोथ। जी का मतलब होता है ग्रोथ। अगर जी का मतलब समझ गए आप सब समझ जाओगे। GOBI। जी का मतलब होता है ग्रोथ, ओ का मतलब होता है ओरल, और बी का मतलब होता है ब्रेस्ट फीडिंग, आई का मतलब होता है इम्यूनाइजेशन। तो अगर आप जी की बात करोगे तो इसका ग्रोथ मॉनिटरिंग हो जाएगा, ओ की मतलब ओरल हो जाएगा, बी का मतलब ब्रेस्ट फीडिंग, आई। तो ये आपका कार्यक्रम में गोबी कार्यक्रम बनाया गया था। निम्नलिखित में से कौन सा संगठन दुनिया में लोगों की शिक्षा के लिए काम कर रहा है? सिंपल सी चीज़ है, यूनेस्को। कहीं भी आए तो हमेशा यही याद रखना कि हमारे एजुकेशन के लिए यूनेस्को जो है, यूनेस्को का मतलब होता है बेटा यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन। इसने आपको बोला गया है कि इसने शिक्षा के लिए क्या काम किया है? तो शिक्षा के लिए बेसिकली यूनेस्को ने काम किया है। किस संगठन ने? यूनेस्को संगठन ने। परिवार नियोजन के लिए एएनएम की क्या जिम्मेदारी है? देखो,
परिवार नियोजन के लिए अगर एएनएम की जिम्मेदारी पूछोगे तो हमेशा योग्य जोड़े की जानकारी प्राप्त करना, कि मतलब उसका जोड़ा क्या है, कैसा क्या है, समस्या दिक्कत तो नहीं है। एएनएम द्वारा कौन से रजिस्टरों का रखरखाव किया जाता है, तो एएनएम जो होती है ना वो जन्म और मृत्यु रजिस्टर पे ध्यान देती हैं, जिससे कि आगे जो मृत्यु इतनी हो रही हैं उन पे काबू पाया जा सके, मृत्यु दर कम हो जाए। निम्नलिखित में से कौन एएनएम के लिए नीति संहिता है, मतलब नीति संहिता जो एम है, जो एथिक्स है, जो उसके अंदर होना चाहिए, जो रूल है कि जो रोगी की गोपनीयता है ना उसको बनाए रखना, वो किसी को नहीं बताना कि हाँ ऐसा ऐसा हुआ है, ये चीज़ है। निम्नलिखित में से रोगी के उपचार के दौरान एएनएम को काउंसलर के रूप में क्या करना चाहिए। अगर रोगी का उपचार हो रहा है तो एएनएम अगर है उसको काउंसलर के रूप में क्या करना चाहिए, तो हमेशा बीमारी के लिए पर्याप्त और उचित उपचार के बारे में ही सलाह दोगे आप लोग। अब अगर आप एएनएम बन रहे हो तो क्या करोगे, दिमाग में वही चीज़ रखो। परामर्शदाता की भूमिका कौन सी है इसमें, तो परामर्शदाता की ये तीनों भूमिका, जोखिम की पहचान, भावनात्मक समर्थन, निर्णय लेने की सहायता, तो उपरोक्त सभी यहाँ पर परामर्शदाता की भूमिका है। अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए कि एएनएम के लिए पोषण सीखने का क्या महत्व है। जो एएनएम होती हैं उसमें पोषण मतलब न्यूट्रिशन के बारे में सीखने का क्या महत्व होगा, इसमें आपको आंसर देना है। तो ये आपका पोषण और स्वास्थ्य के बीच में संबंध समझने के लिए उनको ये पोषण के बारे में सीखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कि होता क्या है। अमीनो एसिड जो है होता है वो हमारी एनर्जी के लिए, बोन्स के लिए, हमारी हर एक चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। तो अमीनो एसिड जो हमारे शरीर द्वारा निर्मित होते हैं और जिन्हें भोजन से लेने की आवश्यकता नहीं होती है, तो हम इसको क्या बोलते हैं बेसिकली। हमें जो हमारे अमीनो एसिड ऐसे कौन से होते हैं जिसकी ज़रूरत नहीं पड़ती है, तो अगर नहीं पड़ती तो उसको तो हम गैर आवश्यक अमीनो एसिड बोलेंगे ना, जिनकी ज़रूरत नहीं पड़ रही है तो गैर आवश्यक अमीनो एसिड। किसी पोषक तत्व की पूर्ण कमी के साथ या उसके बिना आवश्यक पोषक तत्वों के बीच असमानता के परिणाम स्वरूप होने वाली रोग अवस्था को क्या कहा जाता है, तो इसको हम बोलते हैं अल्प पोषण। क्या बोलते हैं, अल्प पोषण। ठीक है, अंडर न्यूट्रिशन, देखो इसका इंग्लिश वाला गलत दिया है, इसका हिंदी में दिया है अल्प पोषण, अल्प पोषण बोलते हैं। निम्नलिखित में से कौन शरीर निर्माण का आहार है, ठीक है, कौन सा शरीर निर्माण का आहार है, तो प्रोटीन हमारे शरीर निर्माण के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहती है। संरक्षी भोजन हमारे शरीर को क्या करता है, तो बेसिकली संरक्षी मतलब प्रोटेक्टिव भोजन जो है वो हमारे शरीर को क्या करता है, तो ये हमारे शरीर को बचाता है, प्रोटेक्ट करता है। तो प्रोटेक्ट कौन करता है, जो हमारी इंक्रीज है इम्यूनिटी जो हमारी होती है, जो हमारे कोरोना टाइम पे इम्यूनिटी की बहुत ज़रूरत थी, हम बोलते थे इम्यूनिटी सही होनी चाहिए, तो प्रतिरक्षा बढ़ाता है, मतलब हमारी इम्यूनिटी को इंक्रीज करता है। ठीक है, सो ये हमारे टोटल 100 क्वेश्चन ख़त्म हो जाते हैं। तो हमने आज शुरू किया था ये 50 क्वेश्चंस से, 51 से, और तो ये हमारे 1 से लेके 100 क्वेश्चन आपके पूरे कंप्लीट हो चुके हैं। हम किसी भी टाइम पे कुछ भी क्वेश्चंस अपलोड करते हैं अगर अपनी वेबसाइट पे, तो उनको आपको तुरंत वहीं पे वेबसाइट पे आंसर करना होता है, तो उसको आप ज़रूर से उसमें पार्टिसिपेट करिएगा। इन केस आपको कोई कन्फ्यूज़न, कोई समस्या है, आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, और हम ज़रूर से गारंटी देते हैं कि मैं आपका ज़रूर से सिलेक्शन करा दूँगी एएनएम में, आपको एएनएम ज़रूर से बनवा दूँगी। ठीक है, बस आपको जो मैं क्वेश्चंस, जो मैं आपको वीडियोस प्रोवाइड करती हूँ, सिर्फ आपको उतना देखना है, उतने में आपका काम हो जाएगा। बस हम धीरे धीरे आपको जब तक एग्ज़ाम होगा उसके पहले तक ही पूरा सिलेबस कवर करा देंगे, उसको व्याख्या के साथ में बताएंगे। कुछ ऐसे टॉपिक जिन टॉपिक से क्वेश्चन आते ही आते हैं, उन पूरे टॉपिक को हम अच्छे से समझा देंगे। ठीक है, जो शॉर्ट्स वीडियो अपलोड करती हूँ उनको भी देखना, जो लॉन्ग वीडियो अपलोड करती हूँ उनको भी देखना, और जो जनरल साइंस के वीडियो अपलोड करती हूँ उनको भी देखना, क्योंकि वो भी सब आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। Okay, thank you so much.